नमस्कार, आप सभी का स्वागत खेत खलियान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलियान में हर रोज़ आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी लेकर हम हाजिर होते हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज खास तौर से आपको हम जानकारी देंगे हमारी जो सब्जी फसलें हैं इनकी गुणवत्तायुक्त पौध आप कैसे विकसित कर सकते हैं, इस बारे में क्या कुछ तकनीक अब आ चुकी है। साथ ही बात करेंगे सफल किसान की भी। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं सब्जी फसलों के ज़रिए अच्छी आमदनी हमें मिलती है, लेकिन अगर हम चाहें तो इनकी पौध को गुणवत्तायुक्त तकनीक रूप से विकसित करके अपनी आमदनी को हम बढ़ा सकते हैं। ना सिर्फ एक रोज़गार का ज़रिया इसे बना सकते हैं, बल्कि जो गुणवत्तायुक्त पौध जिस तकनीक के ज़रिए हमने विकसित की है उसके ज़रिए हमें अच्छी उपज भी आने वाले समय में मिल सकती है। तो आइए आपको बताते हैं किस तरह की तकनीक अब हमारे पास है जिसके ज़रिए सब्जी फसलों की गुणवत्तायुक्त पौध अब हमें मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारा मुख्य सीज़न आ गया है, जिसमें अधिकांश सब्जियां लगना प्रारंभ हो गई हैं और आने वाले महीने जो हमारे अगस्त चल ही रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तीनों महीनों में लगातार सब्जियां हमारी जो है लगी होती हैं, जिसमें टमाटर वर्गी, गोभी वर्गी लगती हैं। अभी फ़िलहाल जो खीरा वर्गी सब्जियां भी लग रही हैं। तो इनके अगर हम पौध बनाएं और अच्छी पौध बना कर के अगर बाहर हम रोपण करते हैं तो ये मान्य है, वैज्ञानिक मान्यता है और वैज्ञानिक खोज के अनुसार पाया गया कि अगर रोपण के द्वारा सब्जियां ढंग से लगाई जाती हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता 25 से 30% भी बढ़ जाती है। दूसरा, बीज की बचत होती है। तीसरा क्या है कि ये रोपण के बाद जल्दी फूल और फल देने लगती हैं। चौथा यह है कि हमारी जो प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन भी बढ़ता है और कुल उत्पादन और कुल लाभ भी बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा लाभ जो नर्सरी उगाने का पॉली हाउस में वो ये है कि इसके अंदर जब नर्सरी हम उगाते हैं तो प्रकृति प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके साथ साथ कीड़े मकोड़े, जो हमें रोग पैदा करने वाले कीड़े मकोड़े हैं, उससे बचत होती है और भी जंगली पशु पक्षियों से बचत होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रोग नहीं आता जल्दी, जो कि वायरस एक बहुत बड़ा रोग है नर्सरी में आता है, वो नहीं आता है। और इसके बाद जब आप इस नर्सरी को लगाते हैं बाहर तो इसका अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होता है। वह किसान भाई जो इसको देखे होंगे करके, उनको इसकी लाभ की अनुभूति होती है। इसमें क्या होता है कि लगाने के बाद, रोपण के बाद जो है हमारी जो सब्जियों की उम्र होती है, जैसे अगर आप बीज के द्वारा लगाते हैं तो जो सब्जियां 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना चलती हैं पूरे, वो सब्जियां यहाँ 2 महीना करीब ज़्यादा चलती हैं। यह एक हमारा अपना अनुभव है और मैंने देखा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रश्न होता है कि नर्सरी पॉली हाउस में या टनल में उगाने की क्या विधियाँ होती हैं। सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे कि पॉली हाउस में, तो पॉली हाउस जो है 2 प्रकार के आपके पास उपलब्ध हैं किसान भाइयों। एक तो पंखा वाला है और एक पंखा के बगैर होता है, जिसको हम नेचुरली या प्राकृतिक वातावरण पॉली हाउस बोलते हैं। तो पंखा वाला अगर है तो उसमें बिजली की आवश्यकता है। वही समय जो है ज़रूरी होता है, अगर आपके पास पॉली हाउस दोनों हैं तो आप पंखा वाले में ही नर्सरी को उगाएं। तो अब यहाँ बताना चाहेंगे कि नर्सरी में आपको 2 विधियां हैं उगाने की। एक जो है मिट्टी रहित विधि है और एक मिट्टी युक्त विधि है। तो यहाँ हम मिट्टी युक्त विधि की चर्चा न करके नई तकनीक जो है सॉइललेस, जिसको बोलते हैं, मिट्टी रहित विधि की बात करेंगे। दूसरा है एक ट्रे में उगाना और एक होता मेड़ पे उगाना या क्यारियों में उगाना। तो यहाँ मैं पुनः संशोधित करूँगा कि यहाँ नई तकनीक की बात हो रही है, नए आयाम की बात हो रही है। पॉली हाउस तकनीक की बात होने के नाते यहाँ हम प्रो ट्रे टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो इसमें आता है कि हम पहले क्या करें। तो नर्सरी जो हमारी सॉइललेस नर्सरी उगाने के लिए हम क्या करते हैं, कोकोपीट, परलाइट, वर्मीकोलाइट को पहले ले आते हैं खरीद करके, फिर उसको शोधित कर लेते हैं। चाहे आप सोलराइजेशन करके कर लें, चाहे अगर आप बावस्टीन है उससे कर लें, या ट्राइकोडर्मा उससे कर लें। तो इससे वैसे ये स्टरलाइज मीडिया आती है, लेकिन फिर भी स्टोर में बहुत दिनों तक व्यापारियों की पड़ी रहती है, तो इसमें फंगस का प्रभाव हो जाता है। तो इसमें तरीका ये होता है कि जब भी मीडिया हम ले आएँ तो उसको धूप में ज़रूर सुखा लें 1-2 दिन, और अगर आप बढ़िया सुखा लेते हैं तो इसमें बावस्टीन या
ट्राइकोडर्मा मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी कारणवश आप नहीं मिला पाए हैं, नहीं सुखा पा रहे हैं, तो आप इसमें ट्राइकोडर्मा और या जो उपलब्ध बावस्टीन की मात्रा को डाल के कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है मीडिया का कितना भाग कौन कौन सा लें। तो इसमें है कि जो नारियल की भूसी है, कोकोपीट जिसका नाम है, उसको हम 3 भाग लेते हैं, और 1 भाग जो है सफ़ेद रंग का आता है परलाइट, वो लेते हैं, और 1 भाग जो है चमकीला भूसी की तरह आता है वर्मीकुलाइट, वो लेते हैं। तो इस तरह से देखेंगे 3:1:1 का रेशियो हम आपस में मिला करके, फिर उसके बाद इसमें गीला कर लेते हैं, थोड़ा हल्का सा गीला कर लेते हैं। गीला करने के बाद जो हम मिला के आपस में इसको हम प्रो ट्रे में भर देते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया भी जा रहा है। प्रो ट्रे भरने के बाद आपको मैं बताऊं कि अंगूठा के बगल की जो ये उंगली है, ये आप देख रहे हैं अंगूठे के बगल की जो उंगली है, इससे क्या करेंगे, जो प्रो ट्रे का छेद है उसमें हल्का 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 ऐसे इशारा से दबाव डालेंगे। तो एक उंगली से सब में दबाव डाल देंगे तो थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा उसमें छेद हो जाता है। फिर उसके बाद बीज ले लें। इसमें मैं पुनः कहूँगा कि बीज शोधित करके ही लें, चाहे वो बावस्टीन से हो चाहे ट्राइकोडर्मा से। उसमें शोधन करने का एक तरीका होता है कि एक कटोरी या एक प्लेट में बीज को उड़ेल लें। उड़ेलने के बाद उसको थोड़ा सा ये दवा डाल करके बावस्टीन की, जैसे मान लीजिए 1 पैकेट बीज है तो आप 1 ग्राम के करीब या आधा ग्राम बावस्टीन डाल दें, और एक एक बीज जो है उसको हर छेद में डालते चले जाएं। जब बीज पड़ जाए फिर क्या करते हैं, एकदम सबसे ऊपर हम जो वर्मीकुलाइट मीडिया उसका 1 अजूरी भाग लेकर के ट्रे पे डाल के फैला देते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है। इस तरह से क्या होता है कि ऊपर जो ये वर्मीकुलाइट है, ये पानी डालने के बाद ये क्या करता है, मॉइस्चर को सोख लेता है और धीरे धीरे कई दिनों तक मतलब बीज को मॉइस्चर देने के लिए संरक्षित रखता है। उसके बाद इन ट्रेयों को बोने के बाद आपस में एक दूसरे को चढ़ा के रख देते हैं जिससे टेम्परेचर मेंटेन हो। तो अगर आप जो भी है खीरा बोए हैं या टमाटर बोए हैं, शिमला मिर्च बोए हैं, मिर्च बोए हैं, जो भी बोते हैं, वो क्या होगा कि 4 दिन के अंदर ये स्प्राउट कर जाता है। खीरा तो दूसरे ही दिन कर जाता है, लेकिन टमाटर वर्गीय जो सब्जियां हैं वो चौथे दिन अंकुरण शुरू कर देती हैं। तो आपकी नैतिक ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि चौथे दिन एकदम उस ट्रे को फैला दें। फिर इसमें पानी देने की जो सबसे बड़ी विधि होती है वो फुहारा विधि होती है। तो किसान भाइयों में जितनी बढ़िया फुहार से पानी देंगे, चाहे स्प्रेयर हो, चाहे जैसा कि हमारे यहाँ ग्रीन हाउस में देखिए इसको बूमर इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, ये उस पर चलता है, मतलब पंप से, मोटर पंप से चलता है, इसको चलाया जाता है जैसा कि आप दिखाया जा रहा है। तो इस तरह का भी सुविधा अगर है तो उससे सिंचाई करें, अन्यथा आपका जो स्प्रेयर है उससे कर सकते हैं। अगर किसी किसान भाई के पास दोनों व्यवस्था नहीं है तो उनको ऐसी कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो पतले फुहार वाली जो हजारा आते हैं, जो उसको हम कैन भी बोलते हैं, तो उसको 6 लीटर वाला भी आता है, 10 लीटर वाला भी आता है, जो भी है उससे भी पानी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको पानी मौसम के अनुसार देख करके देना पड़ता है। और वैसे तो सामान्यतः अगर आपका मौसम गर्मी का है जैसे आजकल चल रहा है, तो प्रतिदिन सुबह आने के बाद 1 बार पानी आपको देना पड़ता है। और अगर धूप तेज़ है तो उसमें भी हम 1 बार दोपहर के समय भी पानी देते हैं। तो इस तरह से पानी सब्जियों के पौध की आवश्यकता के अनुसार देते हैं, मौसम को देखते हुए देते हैं। पानी की मात्रा एकदम संतुलित और सुनिश्चित होती है, ज़्यादा होने पर इसमें डैम्पिंग आ पाता है। तो ये तरीका दिमाग में आपको रखना है। किसान भाई यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पानी आप उपयोग करते हैं उसका जो ईसी और पीएच जो है वो वैज्ञानिक संतुष्टि के अनुसार होना चाहिए। अर्थात अगर 7 के लगभग अगर पीएच है और ईसी लगभग 1 या 1.5 के करीब है तो आप उस पानी को दे सकते हैं। अर्थात आप गांव की भाषा में जो बोलते हैं कि मीठा पानी, मीठा जल, वो होना चाहिए। अगर खारा पानी है तो इसको देने से सब्जियों के पौध अच्छी गुणवत्ता युक्त नहीं बन सकती है, इसमें कमी आती है, गिरावट आती है और जड़ें इसकी अच्छी नहीं बनती हैं और धीरे धीरे सूख जाती हैं। तो ध्यान ये रहे। और सिंचाई जब करें हम तो हमारा मानना ये है कि जैसे मौसम अगस्त का मौसम है, इसमें जो है आर्द्रता बहुत बन रही है। तो ग्रीन हाउस क्रियाएँ क्या क्या हम करें, तो ग्रीन हाउस क्रियाओं में सबसे बड़ी जो क्रिया है कि हमेशा के लिए अभी हम रात और दिन, जब बीज का अंकुरित हो जाए तो रात और दिन में पर्दे को हम खोल देते हैं चारों तरफ से।
और उसके ऊपर अगर वेंटिलेशन है, जो छत के ऊपर वेंटिलेशन बोलते हैं रोशनदान, उसको भी हम खोल देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हवा का आदान प्रदान करने से हमारी आर्द्रता थोड़ी सी संतुलित होती है, कम होती है, या अगर बढ़ती भी है तो वेंटिलेशन हो जाने की वजह से रोग नहीं आता। लेकिन अगर आप पॉली हाउस बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि विद इन 2-3 डेज में, 2-3 दिन के अंदर पूरी नर्सरी में ही पौधों में डैम्पिंग ऑफ आ जाता है। हमारी फफूंद का इतना ज़्यादा असर हो जाता है कि वो मरने लगते हैं। तो ऐसे मौसम में हमें सतर्कता ये बरतनी है कि सप्ताह में एक बार ज़रूर जो है बावस्टीन नामक दवा, जो हम बार बार सफ़ेद दवा लेते हैं, इसका स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि इस समय अगस्त और सितंबर में आर्द्रता बहुत बढ़ती है और दिन में धूप भी तेज़ होती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा नर्सरी के लिए हानिकारक होता है। तो जब धूप तेज़ होती है तो उस समय हम जो है ऊपर लगे हुए, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, एंटी सन स्क्रीन जो है सफ़ेद रंग की, जिसको सिल्वर नेट भी बोलते हैं, जिन किसान भाइयों को लगी वो फैला दें। किसी किसी किसान भाइयों को हरा लगा हुआ है, हरा नेट जिसको हम मैग्रोसेट नेट बोलते हैं, तो वो भी फैला दें। तो धूप की परेशानी वहाँ कम हो जाती है और वातावरण वेंटिलेशन ज़्यादा होने लगता है, तो नर्सरी जो है बहुत ही खुशहाल और अच्छी होती है। तो ये क्रिया आपको ज़रूर करना है। अगर ये क्रिया करने में आप थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो आप समझ लीजिए नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये ज़रूर ध्यान देना है। उसके बाद अब आते हैं कि इसका जो पोषण व्यवस्था कैसे होती है, यानी खाद पानी, जिसको हम अपने किसान की भाषा में बोलते हैं, खाद पानी कैसे देते हैं। तो खाद में जो है फर्टिलाइज़र जो होता है घुलनशील होता है किसान भाइयों, उसमें 20-20 करके एक खाद आती है, तो वो जो है उसको हम ले लेते हैं। और उसके लिए एक हमारा फर्टिगेशन टैंक है, जैसा कि आपको इसमें दिखाया भी जा रहा है, और वो पंप से संचालित होता है और हमारे सिस्टम बूमर इरिगेशन सिस्टम से लगा रहता है। अगर किसी कारणवश ये सिस्टम किसी किसान भाइयों के पास नहीं है तो वो हज़ारे में, जैसे मान लीजिए 6 लीटर वाला अगर जो हज़ारा या कैन है, उसमें 2 चम्मच NPK जो घुलनशील है उसको डाल के घोल लें। उसके बाद उसी से उसको हर दूसरे दिन सिंचाई के साथ उसको देते रहें। मतलब सिंचाई भी हो जाएगी और खाद भी जाएगी। तो ये क्रिया आपको जमने के 7 दिन के 8 दिन के बाद शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा सा मात्रा बढ़ाते हैं, लेकिन शुरू में हम पहले जो है इस तरह से हम करीब 75 ppm 80 ppm तक देते हैं, फिर 100 ppm तक जाके रोक देते हैं। तो अगर जो किसान भाई ppm समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी अगर डाल करके देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से खाद का जो कार्यक्रम है 20-20-20, 19-19-19, 18-18 जो भी मिलता है, या लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी मिलता है, उसको आप सावधानी से मिला करके देख लें। अब यहाँ एक सावधानी बरतने का ज़रूर मैं बोलूँगा कि खाद इतना मिलाने से जो हम लोग को अनुभव है, AC और pH तो ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप ज़्यादा जब मिला देते हैं तो इसका EC pH बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो फिर नुकसान करता है जब सब्जियों के पौध को। तो यहाँ ध्यान देना है कि हमारा किसी कीमत पे अधिकतम 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डोज ज़्यादा न जाए, और ये हर दूसरे दिन देना है। इस तरह सप्ताह में 3 बार हम पोषण प्रबंधन की जो हम बात करते हैं वो देते हैं। एक दिन हम क्या करते हैं, मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट आता है, जो भी बाज़ार में जिस नाम से भी मिलता है, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, और वो अलग अलग नामों से आता है। तो वो आप ज़रूर बाज़ार से ले करके उसका भी आधा ml पर लीटर के हिसाब से मिला करके नर्सरी में एक दिन सप्ताह में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप व्यवस्था करके देखेंगे। नर्सरी में एक और प्रॉब्लम आती है पॉली हाउस में कि जिधर से धूप उगती, जिधर से सूरज आता है, उधर से क्या होता है कि उधर नर्सरी उधर को झुक जाती है और उधर को ज़्यादा बढ़ती है। तो आप क्या करेंगे, हर सप्ताह में या 5 दिन 4 दिन के अंतराल पे उस प्रो ट्रे को घुमा के इधर से उधर कर देंगे। तो वो बोलते हैं कि रोटेशन, मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं, माने नर्सरी को घुमाना, ये ट्रे को घुमाना, तो उसको हम घुमाते रहते हैं। अब इस तरह से कुल मिला के जो नर्सरी उगाने का पूरी अवधि होती है किसान भाइयों, बीज बोने से लेके और रोपण तक जो हमारी अवस्था लगती है पॉली हाउस में या हाई टनल में या नेट में,
तो आप देखेंगे सबसे बढ़िया जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉली हाउस होता है। पॉली हाउस छोटा हो, लंबा ज़रूर हो लेकिन चौड़ा कम हो, ये ज़रूर हो। बहुत चौड़े वाले पॉली हाउस में करने पे भी दिक्कत आती है। तो ये ध्यान देना है कि अगर आप छोटे छोटे लो टनल हाई टनल बना लें तो भी ये काम कर सकते हैं। जो किसान भाई के पास पॉली हाउस नहीं है वो लो टनल में भी इस क्रिया को कर सकते हैं टेम्पोररी। तो इस तरह इसके लिए स्ट्रक्चर हैं पॉली हाउस, लो टनल, हाई टनल। और इसमें हमने अब बताने की कोशिश करेंगे कि कद्दू वर्गीय सब्जियां 20 से 22 दिन में तैयार हो जाती हैं और आपकी जो टमाटर वर्गीय सब्जियां हैं वो और गोभी वर्गीय सब्जियां हैं वो 25 दिन से 26 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से टोटल इसकी जो है बुआई से लेकर के रोपण की जो उम्र होती है वो अधिकतम 25 दिन तक होने पर रोप देना चाहिए। अब इसमें कोई रोग नहीं लगेगा जो मैंने विधि बताया, ना कोई परेशानी होगी। और एक देखेंगे एक यूनिफॉर्म एक तरफ से नर्सरी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से लाभ की हमने बात कर दिया था, उसमें कर दिया था लाभ की बात हो गई थी कि कितना लाभ कैसे कैसे होता है। तो किसान भाई जो इसमें व्यावसायिक नर्सरी करना चाहते हैं, 2 प्रकार की नर्सरी होती है, एक स्वयं के उपयोग के लिए, एक होता है व्यवसाय के लिए। तो व्यवसाय के लिए अगर उपयोग करते हैं तो हम मोटा मोटा बता दें कि 300 से 400 वर्ग मीटर की अगर नर्सरी आपके पास है तो आपको साल भर में अगर 4 से 5 बार भी अगर नर्सरी उगाते हैं और जो डिमांड बेस किसानों को उगाते हैं तो जितनी बार उगाते हैं उतने लाख रुपए की आप बचत कर सकते हैं। ये मोटा मोटा हम आपको एक बताए। अगर 2 बार उगाते हैं तो 2 लाख, 3 बार उगाते हैं 3 लाख। तो ऐसे हम लोगों ने जो देखा कि पूरे 12 महीने में हम वैसे तो देखें तो हम 8 से 9 बार नर्सरी लेते हैं, लेकिन आप उस तरह से नहीं बुकिंग अगर आती है तो 4 से 5 बार आप ले सकते हैं। तो आप 4 लाख 5 लाख रुपया आप बड़े आराम से मतलब कमाई भी कर सकते हैं बीज का दाम छोड़ करके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके छोटे से पॉली हाउस में अच्छी कमाई और लाभ हो सकता है किसान भाइयों। और ये सबसे बड़ा व्यवसाय है। तो जो किसान भाई हैं जिनके बच्चे जो हैं MSc PhD होकर के बेरोज़गार हो गए हैं आजकल, तो वो नर्सरी उपाय को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ साथ मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें सरकारी छूट है। कृपया इस सरकारी छूट लेने के लिए आप अपने जिला उद्यान अधिकारी, जिसको हम अंग्रेजी में DHO भी बोलते हैं, या जिला कृषि अधिकारी से मिल करके इसका अनुदान आप ले करके प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 50% और राज्य सरकार के द्वारा कुछ और अनुदान है, उन सरकारों का अनुदान ले करके DHO से संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। इस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए और हमारे वैज्ञानिक सलाहों का उपयोग करते हुए आप किसान भाइयों, आप इस समय में अगर अपने लिए भी नर्सरी उगाएँ तो लाभकारी है और व्यवसाय के लिए उगाएँ तो लाभकारी है। अगर किसी प्रकार की जानकारी और प्रयोग देखना है, प्रशिक्षण लेना है और ज्ञान लेना है तो हमारे पूसा संस्थान में आकर के एक कृषि संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र खुला है, जिसका नाम अंग्रेजी में CPCT है। उसके अंतर्गत आके इसका मॉडल दे करके प्रैक्टिकल ज्ञान कर सकते हैं। इसी के साथ क्योंकि एक समय हो चुका है हमारा, हम पुनः आप लोगों का धन्यवाद देते हैं जो भी हमारे श्रोतागण हैं पूरे देश में, और हम बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने सब्जी फसलें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और कैसे इसके जरिए अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल खेत खलियान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें
देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेत खलिहान में। अब चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं एक सफल किसान से। जी हाँ, ये वो सफल किसान हैं जिन्होंने बाकी किसानों से हटकर जो अपनी खेती है ना सिर्फ उसमें मेहनत की बल्कि उनकी मेहनत रंग भी लाई। और ऐसे ही किसानों की बदौलत हम मान सकते हैं कि लगातार कृषि क्षेत्र का ना सिर्फ विकास हो रहा है बल्कि विस्तार भी हो रहा है। कैसी रही इनकी सफलता की ये कहानी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी इस खास रिपोर्ट में। खेती बाड़ी बहुत मेहनत का काम है, लेकिन इस मेहनत का पूरा फल किसानों को आमतौर पर नहीं मिल पाता। यही वजह है कि वो हमेशा वाजिब भाव की मांग करते रहते हैं। सरकार को भी इस समस्या का अंदाजा है। वो अपनी और भी आय बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बहुत से किसान खुद भी आय बढ़ाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। प्रचलित फसलों में आमदनी बढ़ने की गुंजाइश आमतौर पर कम होती है। ऐसे में अलग तरह की फसलें उगाना बेहतर विकल्प माना जाता है। गुजरात के पंडोली गांव में रहने वाले नील धीरू भाई शाह ने गैर प्रचलित फसलों में औषधीय पौधों को चुना है। ये गांव आणंद जिले में पड़ता है। धीरू भाई शाह ने पहले फार्मेसी में डिप्लोमा किया और बाद में स्नातक डिग्री हासिल की। वो चाहते तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी पा सकते हैं या दवाओं का अपना कारोबार कर सकते थे, लेकिन माटी की सौंधी सौंधी खुशबू इन्हें वापस गांव में खींच लाई। मैंने डिप्लोमा फार्मेसी के बाद ग्रेजुएट फार्मेसी किया और उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरुआत किया। सबसे पहले आर्टेमिस से हुआ। मैंने 5-6 साल इप्टालेफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाया मैंने, और उसके बाद मैंने अभी यहाँ पे ICR यूनिट का DMA PR उनके हेल्प से वहाँ पे डॉक्टर सारंग सर है, मतलब मेडिसिनल क्रॉप और इसेंशियल क्रॉप का फार्मिंग के ट्रायल बेस पे शुरुआत करके अभी लास्ट स्टेज में जा रहा हूँ। तो उसमें जैसे ब्राह्मी है, तुलसी है, अश्वगंधा, कैमोमाइल, पामारोजा, वो सब का कल्टीवेशन करता हूँ। और साथ में लास्ट स्टेज पे जो फार्मा कंपनी का रिलेटेड है जितने क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग मैं कल्टीवेशन करवाता हूँ। धीरू भाई शाह ने पहले फार्मेसी में डिप्लोमा किया और बाद में स्नातक डिग्री भी हासिल की। धीरू भाई ने शुरुआत में प्रयोग के तौर पर औषधीय पौधों की खेती की। अच्छा लाभ देखकर इन्होंने बड़े स्तर पर काम शुरू किया। दवाइयों की पढ़ाई करने की वजह से ही इनका रुझान औषधीय पौधों की ओर गया। अब ये दवा कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। इनके खेतों में तुलसी, अश्वगंधा और ब्राह्मी के अलावा और भी कई तरह के औषधीय पौधे मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा जोर ब्राह्मी की खेती पर है। मैंने 2015 में ब्राह्मी की शुरुआत किया था। वो टाइम पे मुझे प्लांटिंग मटेरियल ब्राह्मी का DMA PR बोरियावी वहाँ से मुझे डॉक्टर सारंग सर वहाँ मिला था। तो हमने ट्रायल बेस से शुरुआत किया। तो हम उसमें स्टेप बाय स्टेप सक्सेस होने पर अभी लास्ट स्टेज पे कल्टीवेशन कराते किसान को, क्योंकि कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट के लिए हमें कल्टीवेशन, मेरा खुद का 4 एकड़ ज़मीन है, उसके अलावा हम जितनी क्वांटिटी कंपनी को चाहिए वो कराते। उसमें परेशानी में ब्राह्मी की खेती करने में पानी सबसे ज़्यादा चाहिए, लो लाइन सॉइल चाहिए, और उसमें विडी निंदामन वो मटेरियल नहीं होना चाहिए। हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कराते फार्मर को विदाउट पेस्टिसाइड। ये खेती करने से बाकी खेती की कंपैरिजन में प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। जैसे एक हेक्टर में मिनिमम 2.5-3 लाख का प्रॉफिट होता है, पर उसके लिए खर्चा थोड़ा करना पड़ता है, जैसे पानी, निंदामन और टाइम टू टाइम कटिंग और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो सब देना पड़ता है, और मुनाफा भी अच्छा मिलता है।
मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के मामले में ब्राह्मी दुनिया भर में मशहूर है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है और मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को बेहतर बनाती है। मानसिक तनाव कम करने, मेधा शक्ति और याददाश्त बढ़ाने के मामले में ब्राह्मी का कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा ये खून भी साफ करती है और हमारे हृदय को मजबूती प्रदान करती है। दुनिया भर में लोकप्रिय होने की वजह से ही इसकी खासी मांग है। आयुर्वेद में तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। औषधि पौधों में किसी तरह का विकार उत्पन्न न हो, इसके लिए धीरू भाई पूरी तरह जैविक तरीके से खेती करते हैं। ये अपनी फसलों में ना रासायनिक खाद डालते हैं और ना ही रासायनिक उर्वरक। माता पिता की इच्छा थी कि बेटा पढ़ लिख कर विदेश ना जाए और गांव में ही कुछ बेहतर करे। आज्ञाकारी बेटे ने माता पिता के अरमानों का पूरा ख्याल रखा। धीरू भाई गांव के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, बल्कि खेती में समस्या होने पर हर समय उनका मार्गदर्शन करते हैं। खास तौर से इन्होंने बहुत से किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी दिलाने का काम किया है। धीरू भाई खुद भी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क में रहते हैं। कल्टीवेशन में यहाँ पे फार्मर किसान को परेशानी जैसे आती है सब्सिडी वगैरह, तो हम उसको हेल्प करते कि कैसे सब्सिडी मिलती है, कैसे एप्लीकेशन वगैरह, और फार्मर कंपनी को जितनी क्वांटिटी मटेरियल चाहिए और क्वालिटी चाहिए तो हम कल्टीवेशन करा के उनके क्वालिटी पैरामीटर्स और क्वांटिटी सप्लाई करते। खेडूत को प्लांटिंग मटेरियल फ्री में देते और कल्टीवेशन कराते, पैकिंग बेड भी लेते। एक ऐसे दौर में जब खेती को पिछड़ेपन की निशानी माना जाता हो, किसी शख्स का उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मिट्टी में पसीना बहाना वास्तव में हिम्मत का काम है। धीरू भाई ने न सिर्फ ऐसी हिम्मत दिखाई, बल्कि अपने सपनों को कामयाबी के साथ साकार भी कर दिखाया। तो आज खेत खलिहान में आपने जाना सब्जी फसलों की गुणवत्ता युक्त पौध आप किस तकनीक से बना सकते हैं, कितना अच्छा फ़ायदा इसके ज़रिए आपको हो सकता है। साथ ही तमाम सफल किसान हमारे जो कि बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं और भी जो किसान हैं इनसे प्रेरित होकर अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल खेत खलिहान में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।